बच्चों यहाँ पे जो है ना हम लोग पूरा जो है ना एनसीईआरटी के जितने भी किताब के अंदर का यानी बुक का जो अंदर का क्वेश्चन रहता है ना उसको, और साथ में जो है ना अभ्यास के प्रश्न, जो अभ्यास के प्रश्न कहने का मतलब कथी, जो किताब जो है क्वेश्चन आंसर देता है उसको करेंगे, और साथ में जो है ना बुक के अंदर के प्रश्न को करेंगे। ठीक। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी भारतीय भवन है ना, भारतीय भवन के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी है दीर्घ वगैरह सारा क्वेश्चन को जो है ना हम लोग क्लियर अगले वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन मतलब चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का भी जो है एक वीडियो लाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि मतलब हम जो है ना लेक्चर देने के बाद एनसीईआरटी, भारतीय भवन और साथ में ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चारों चीज़ जो है ना हम कराएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ये मेरा जो है ना वादा है। ओके बच्चों, ताकि जो है ना आपका हर तरह से कन्फ्यूज़न जो है ना क्लियर हो जाए। बात समझ रहे हो? हाँ, हम यहाँ पे हर तरह से कन्फ्यूज़न को जो है ना क्लियर करेंगे, हर जो है ना क्वेश्चन का जवाब आप चुटकियों में देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना हम जो है ना अभी किताब के अंदर के प्रश्न जो है एनसीईआरटी के किताब के अंदर के प्रश्न पेज नंबर 105 में जो दिया है उसको जो है ना यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके चलो, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं, अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना आंसर हो गया। ओके ठीक, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई वस्तु एक सजीव वस्तु है, उसका जो है ना हम लोग किस प्रकार समझेंगे कि ये सजीव है। तो उसमें गति होना चाहिए जी बच्चों, वृद्धि होना चाहिए, श्वसन हो जाना चाहिए, उत्तेजनशीलता होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, माने ये सारे चीज़ें अगर होती है तो समझ जाएंगे कि वो क्या है जी बच्चों, वह जो है ना वस्तु सजीव है। ओके चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव के द्वारा जो है ना निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का जो है ना उपयोग किया जाता है। एक में खाद्य पदार्थ यानी कार्बन पर आधारित, यह जीवों के लिए क्या देता है, खाद्य पदार्थ ऊर्जा देता है। उसके बाद अगला ऑक्सीजन तथा श्वसन एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। मतलब ऑक्सीजन और श्वसन जो है ना, श्वसन जो भी हम लोग चीज़ लेते हैं वो एटीपी के रूप में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं ना हम लोग, ऊर्जा गृह कहा जाता है ना, तो एटीपी के रूप में जो है ना संरक्षित रहता है। लगभग कितना 38 एटीपी है ना जी बच्चों। अगला जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। मतलब जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग होता है। आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का बात कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में ऑक्सीजन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पेड़ पौधा भी तो जीव है, पेड़ पौधा भी जीव है ना जी, तो उसको CO2 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है ना एक आवश्यक घटक के रूप में होता है ना जी बच्चों। तो ये जो है ना एक जीव के लिए कच्ची सामग्री के रूप में है। चलो आगे देखो, जीवन के अनुरक्षण से आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। देखो जीवन के अनुरक्षण के लिए जो है ना हम लोग कुछ ऐसे क्रियाओं को आवश्यक मानेंगे, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, पोषण करेंगे तभी जो है ना हम अपना शरीर को बना सकते हैं, है ना जी बच्चों। श्वसन करेंगे तभी हम लोग जो है ना जी पाएंगे। परिवहन करेंगे तभी जो है ना हमारा खाद्य पदार्थ जो खाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो ऊर्जा का जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उत्सर्जन नहीं करेंगे तो हमारा सब जो है ना मल मूत्र वगैरह क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ पेट में ही रहेगा, तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। मतलब कहे तो ये सारा चीज़ें होना ज़रूरी है, और सब कुछ करेंगे, अब वृद्धि नहीं होगा तो एक दिक्कत हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। पेज नंबर 111 देखते हैं। पेज नंबर कितना अब 111। पेज नंबर 111 में जितने भी क्वेश्चन है ना जो किताब के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर
अंतर स्पष्ट करें। तो स्वयंपोषी का मतलब जो स्वयं भोजन बनाता हो, स्वयं क्या करता हो, भोजन बनाता हो। अब विषमपोषी का मतलब वो जो है ना पेड़ पौधा या अन्य जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता हो। बात समझ रहे हो, उसको विषमपोषी कहते हैं। तो जो स्वयं भोजन बनाता है उसको कथी कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी का मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जो है ना पोषण में क्या लेता है, CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ग्लूकोज जो है ना बनाता है ना जी। प्रकाश संश्लेषण इसी प्रक्रिया को ना कहते हैं हम लोग, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी में कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये सब जो है मिलकर क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है। C6H12O6 बनाता है, यानी इसको कहते हैं ग्लूकोज। और साथ में जो है ना O2 का जो है ना क्या करता है, निष्कासन करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना जी बच्चों। चलो उसके बाद ये जो है ना, यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया यानी शैवाल कहे तो नीले हरे शैवाल में भी होता है स्वयं पोषण। ओके जी। चलो यह पोषण प्रायः जो है ना मानव परजीवी, कवक आदि में होता है। कौन, विषमपोषी। बात समझ रहे हो। विषम पोषण में यह एक प्रक्रिया नहीं होता है। कौन प्रक्रिया नहीं होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। चलो दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची पदार्थों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषण में जो है ना निम्न स्रोत से प्राप्त होता है। जल कहाँ से होता है, तो जड़ से होता है, यानी भूमि से होता है। कार्बन डाई कहाँ से होता है, तो वायुमंडल से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से क्या करता है, कहाँ, रंध्र में ले जाता है, यानी स्टोमेटा कहते हैं जिसको। उसके बाद क्लोरोफिल जो है ना हरी पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें से जो है ना क्या होता है, मिल जाता है। और ये जो है प्रकाश तो हमको सूर्य से प्राप्त हो ही जाता है। हो गया। चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों जो है ना क्या करता है अमाशय में, ये जो है ना करता क्या है, ये अम्ल जो है ना पूरी तरह से हमारे खाना को पचाने का जो है कार्य अगर करे तो अम्ल ही करता है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो हम जो खाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि हम खाली क्या बोलते हैं प्रोटीन खाएंगे। बहुत चीज़ खा सकते हैं, वसा खाते हैं, विटामिन खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, लेकिन सबको पचाना थोड़ी रहता है। प्रोटीन को पचाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को पचाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हमारे शरीर में होता है। जैसे देखो एंजाइम जो है ना, एक पेप्सिन केवल अम्ल के माध्यम से ही प्रभावी ढंग से प्रोटीनों को पचाता है। पेप्सिन जो है ना, पहले क्वेश्चन पूरा आंसर पढ़ते हैं पूरा। अमाशय HCl अम्ल की भूमिका अमाशय रस के अम्लीय बनाना है, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों को पाचन कर सकता है। देखो अगर ये नहीं रहेगा ना, HCl नहीं रहेगा, तो ये पेप्सिन भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अम्लीयता रहता है ना तभी जो है प्रभावी ढंग से प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन मददगार साबित होता है। ओके चलो आगे दे रहा है, अम्ल एक अन्य कार्य भी है, अम्ल के जो है एक अन्य कार्य भी है, जो मौजूद जो है ना भोजन में हानिकारक जीवाणु होता है उसको क्या करता है, मार देता है। उसके बाद यह अधपचे भोजन को क्यूनन नहीं होने देता है। ये जो है ना अधपचा भोजन जो है ना उसको क्या होता है, क्यूनन नहीं होने देता है। क्यूनन का मतलब कच्ची एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम लोग देखते हैं ना अंगूर से किण्वन विधि के द्वारा क्या करते हैं, रस निकालते हैं, उससे जो है एल्कोहल मिला के उसका जो है ना शराब बनाया जाता होता है ना जी। चलो पाचन एंजाइमों का कार्य क्या है। देखो पाचन एंजाइम जो होता है ना एक अघुलनशील जटिल कार्बनिक यौगिक का एक पदार्थ होता है। बात समझ रहे हो, देखो होता क्या है, 1 मिनट समझो। पाचक एंजाइम जो होता है अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो एंजाइम होता है ना पाचन एंजाइम यानी पाचक एंजाइम जो होता है एक जटिल पदार्थ को ये जो है ना सरल अणुओं में जो है ना क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। कौन, एंजाइम करता है, ताकि क्षुद्रांत में जो है ना यानी बड़ी आंत की भित्ति में सफलतापूर्वक जो है ना जल का अवशोषण हो जाए। देखो बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, सारा भोजन जो है ना जाने के बाद उसमें से जल का अवशोषण करता है। कौन करता है, तो क्षुद्रांत करता है, यानी बड़ी आंत करता है। ओके चलो 5वां देखते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए क्षुद्रांत कैसे अभिकल्पित है। तो देखो क्षुद्रांत के अतिरिक्त स्तर जो है ना स्तर पर अनेक उंगलीनुमा प्रवर्धक होते हैं। उंगलीनुमा क्या होता है, प्रवर्धक होता है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं।
इस अवशोषण का जो है ना क्या करता है, क्षेत्रफल बढ़ा देता है। जब यह दीर्घरोम अवशोषण करना चाहता है तो वो अपना क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएँ की बहुतायत होती है, मतलब दीर्घरोम में जो है ना रुधिर वाहिकाएँ अधिक होती है, जो भोजन का अवशोषण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। बात समझ रहे हो ना। चलो अब देखो अगला देखते हैं, पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 में क्या कह रहा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन करने की दिशा के लिए एक जलीय जीव का अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो देखो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव और एक स्थलीय जीव का जो है ना हम लोग तुलना करके लाभ का उसका जो है ना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जलीय जीव है ना जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीव श्वास दर स्थलीय से अपेक्षा द्रुत गति से होती है। बात समझ रहे हो। अगला देखो, स्थलीय जीव में ऑक्सीजन विभिन्न विभिन्न अंगों को अवशोषित की जाती है। इस सभी अंगों को रचना होती है, इस सभी अंगों में एक रचना होती है, उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन का बहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है ना जी बच्चों। चलो आगे देखो, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पर्थ क्या है, शर्त यहाँ पे होना चाहिए, शर्त क्या है। तो देखो ग्लूकोज के ऑक्सीजन में विभिन्न जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने की पथ जो है ना निम्नलिखित शर्त है। बात समझ रहे हो। देखो क्या क्या शर्त है, ये सारा जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट मार के जो है ना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज है, कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। ये जो है ना क्या होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में, बात समझ रहे हो। सबसे पहले इसको जो है ना हम ऐसे करते हैं, इस पर अच्छा से जो है समझ में आएगा। इसका जो है ना हम एक पर्सनल वीडियो बना देते हैं। ओके, इसमें जो है ना किस प्रकार से जो है ना होता है, पर्सनल वीडियो बना देते हैं, या फिर हम लेक्चर में भी आपको समझा है। इसको आप सीधे जो है ना उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ओके, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक, इसको हम समझा देंगे। बात समझ रहे हो। इसमें जो है ना सभी प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोग को जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संरक्षित होता है ना, इसके बारे में हम लोग को बताया है ना जी बच्चों। पायरुवेट देखो, कवक वगैरह के बारे में जो है इसमें बताया गया है, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग कुछ। मनुष्य में जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखो क्या है, ये कह क्या रहा है समझ लो। देखो हमारे जो है ना रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों होता है। तो यहाँ रेड ब्लड सेल जो होता है ना, रेड ब्लड सेल में एक हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ना क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है ना प्रवाह कराने का काम करता है। ऑक्सीजन को जगह जगह तक ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन से ही खून का रंग जो है क्या होता है, लाल होता है। तो ये जो है ना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यह जो है ना शरीर तक पहुंचाता है, ओके। और ये जो उधर से जो है ना अभिक्रिया होकर जब कार्बन का निर्माण होता है, तो वो जो है ना CO2 क्या करता है, विलेय रूप में ज़्यादातर लाता है, विलेय रूप में। आई विलेय रूप में कहाँ, तो प्लाज्मा के रूप में इसको जो है ना परिवहन करता है। विलेय के रूप में फुसफुस से प्लाज्मा के रूप में परिवहन करता है, क्योंकि विलेय रूप में ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया से चले आता है। ओके जी बच्चों। चलो, गैसों का विनिमय के लिए मानव फुसफुस अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो देखो फुसफुस के अंदर छोटी मार्ग और छोटी नालिकाओं में विभाजित होता है। फुसफुस जो है ना छोटी जो है ना छोटी नालिका और छोटी जो है ना मार्ग में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे की रचना में क्या होता है जी बच्चों, अंतकृत होता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका में एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। यदि कुपिकाओं की सतह फैला दिया जाए तो लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो है ना इसका हो जाएगा। इससे जो है ना हम लोग फुसफुस गैसों का विनिमय अधिकतम क्षेत्रफल द्वारा कर सकते हैं, चाहे बनाती है। ओके जी बच्चों। चलो अब पेज नंबर क्या देखते हैं, 122। पेज नंबर 122 में दे रहा है, मानव में वहन तंत्र घटक कौन से है, इन घटकों का कार्य क्या है। देखो ये जो अंदर का जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टे जो है ना सवाल जो है ना डायरेक्टे जो है ना बोर्ड में लड़ता है।
ये सब क्वेश्चन अधिकतर जो है ना बोर्ड में आती है, तो ये सब क्लियर करते जाइएगा तो बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत आप भाग्यशाली हैं, सीधी सी बात है। कैसे कि हम सारे क्वेश्चन को कराते चल रहे हैं, एक भी छोड़ नहीं रहे हैं। ओके जी बच्चों, चलो मानव वहन तंत्र के प्रमुख तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों का कार्य बताना है हम लोग को। तो देखो यहाँ पे जो है ना वहन तंत्र का मतलब, वहन तंत्र मतलब क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला पदार्थ या कोई भी चीज़ हो सकता है। तो वो जो है ना हम लोग को देखने को मिलता है, एक हृदय देखने को मिलता है जो हवा को क्या करता है, पंपिंग करता है। तो इसका कार्य जो है हवा को क्या करता है, पंप करता है। रुधिर वाहिकाओं में धमनियाँ देख लीजिए, शिरा और धमनी। तो धमनियाँ देखो हृदय के देखिए धमनी जो है ना धर्म का काम करता है। तो हृदय से जो है ना शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, ले जाता है कौन, धमनी। और शिरा क्या करता है, तो शिरा जो है ना विभिन्न अंगों से हृदय तक डीऑक्सीजनेट जो है ना रक्त को शुद्धिकरण के लिए लाती है। ओके, अब देखो कोशिकाएं क्या है, तो कोशिकाएं जो है ना छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती जाती है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। रुधिर एवं आसपास के कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय करता है कौन, कोशिकाएं। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है जी बच्चों, रुधिर या रक्त कह रहा है। तो रुधिर या रक्त यह परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित से बना हुआ है। रुधिर भी जो है निम्नलिखित चीज़ों से बना है। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ना यह भोजन के अणुओं को और CO2 को नाइट्रोजनी वर्त्य लवण, हार्मोन और प्रोटीन आदि विलीन रूप में क्या करता है, वहन करता है कौन, हम बोले ना प्लाज्मा में जो है ना विलय रूप में CO2 का क्या होता है, सबसे ज़्यादा वहन होता है ना जी बच्चों। अब देखो RBC रेड ब्लड सेल जो है ना, ये हीमोग्लोबिन, इसमें जो है ना क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। अब देखो WBC क्या होता है, तो ये जो है ना संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। WBC वाइट ब्लड सेल जो है ना संक्रमण से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। यह शरीर के रोगाणुओं को क्या करता है, मारकर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब देखो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है ना थक्का बनाने में कार्य करता है। रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध करने में कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारियों एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग क्यों करना आवश्यक है। देखो हृदय में दायां और बायां भाग में एक बंटवारा होता है जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से क्या करता है, रोकता है। जैसे ऐसे करें तो एक दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय होता है ना। तो इसमें बीच में एक बंटवारा होता है जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, अवरुद्ध करता है, रोकता है, तथा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतु अपने शरीर के तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। चलो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र घटक क्या है। देखो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र जो है ना घटक निम्न है। जैसे एक जाइलम हो जाएगा, एक फ्लोएम हो जाएगा। तो जाइलम का काम क्या है जी बच्चों, जाइलम का जो है ना जाइलम टिश्यू का काम क्या है, जाइलम ऊतक का काम क्या है, ये जो है ना जल को जो है ना जड़ से जल को जो है ना ले जाने का कार्य करता है कौन, जाइलम करता है ना जी बच्चों। यह जो है ना विभिन्न अंगों तक जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम टिश्यू करता है ना जी बच्चों। चलो आगे फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है ना फ्लोएम जो है ना क्या करता है, भोजन को संवहन कर पत्तियों से अन्य भागों तक जो है क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम जो है ना द्विदिशीय होता है। फ्लोएम क्या होता है, द्विदिशीय, और जाइलम सिर्फ एक दिशीय होता है। बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो, पादप में जल और खनिज के लवण का वहन कैसे होता है। पादप में यानी पेड़ पौधा में जल और खनिज का जो है ना जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। देखो तब सबसे पहले पादप में जल और खनिज का लवण जो है ना जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। पादप में जल का जो है ना जल खनिज लवण का जो है ना वहन किसके द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। यह जो है ना जड़ों से कोशिकाओं मृदा के संपर्क में रहता है तथा इसे जो है ना सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है, और यह जड़ के मृदा के मध्य आयन सांद्रण का एक अंतर उत्पन्न करता है, और इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल का अनवरत गति को जो है ना क्या करता है, जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ पर निर्माण करता है। ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इससे कोई ज़रूरी नहीं, हम लोग को मेन जो है ना सीधे बात करना है क्या,
सीधे जो है ना बात करना है कि जो जाइलम होता है ना, ये जाइलम जो है ना क्या करता है, जितने भी चीज़ें हैं उसको जो है ना आयन के रूप में क्या करता है, सांद्रित करके, और ये पूरे जो है ना अंगों तक जल को ले जाने में कार्य करता है। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखो, पादप में भोजन का स्थानांतरण क्या कैसे होता है। तो भोजन का स्थानांतरण कर रहा है, पादप का बात करता है, पादप माने पेड़ पौधा। तो भोजन का जो है ना स्थानांतरण, तो भोजन तो ये जो है ना आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनता है। तो इसमें जो है ना फ्लोएम के माध्यम, एक फ्लोएम टिश्यू होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से जो है ना स्थानांतरण होता है, यानी द्विदिशीय होता है। ये दोनों दिशा में जड़ से लेकर फुनगी तक पूरा जो है ना कार्य स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, तो ये फ्लोएम करता है। ओके, ये भी एक ध्यान में देना जी, सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक को एटीपी से प्राप्त ऊर्जा को से ही स्थानांतरित करता है। जैसे हम लोग में भी देखा जाए तो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा स्थानांतरित होता है, जो कम से कम 38 एटीपी होता है। कितना होता है, 38 एडेनो ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये जो है आपका हो गया पादप का। चलो अब देखो पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 के प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, वृकाणु यानी कहे तो इसको नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि को जो है ना, क्रियाविधि का क्या करना है, वर्णन करना है, इसका स्ट्रक्चर करना है। तो ये सब जो है ना बहुत बड़ा है, तो ये जो है अपना जो है ना इस पर जो है ना डिटेल वीडियो दिया गया है। तो डिटेल वीडियो इस पर जो है ना आप देख लीजिएगा, चित्र के द्वारा जो है ना इसको हम दर्शाए हैं VVI करके। ओके, जो आपके जो है ना बोर्ड परीक्षा में आने वाली है। तो ये जो है ना आपका ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और वो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जो अब देखो, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करता है। तो देखो, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब जैसे टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सब जो है क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में है। तो इससे जो है ना छुटकारा पाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 के उत्पाद तथा CO2 का शोषण क्रिया रंध्रों के द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। जैसे देखना ये जो है ना, ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है आपका, O2 भी जो है पौधा का जो है ना उत्सर्जी पदार्थ के रूप में देखो तो ये क्या बोलते हैं, CO2 भी है, यानी O2 है, O2 है। CO2 तो खैर लेता है, O2 जो है एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हम लोग मान सकते हैं। जैसे हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मल मूत्र वगैरह, ये क्या बोलते हैं, थूक वगैरह हो सकता है, पसीना हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो उसी प्रकार एक पेड़ पौधा के यानी पादप का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन, टैनिन, गोंद, O2 ये सब जो है इसका हो जाता है। ओके, उसके बाद देखो, पौधों में अतिरिक्त जल का वाष्प उत्सर्जन के द्वारा छुटकारा पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं एक पत्तियों में जो है ना क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, जैसे वाष्प के जैसा जो है ना पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा छोटा जो है बूंद छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलती है पानी, वो जो है ना, जिस प्रकार हम लोग को जो है ना एक शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, उसी प्रकार जो है पेड़ पौधा का जो है ना शरीर से यानी पत्तियों से क्या होता है, वाष्प का निकलता है। इसी उत्सर्जन को हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो है ना उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाता है पेड़ पौधा का। साथ में अगला तीसरा देखते हैं, पौधों में निष्क्रिय पत्तियों समय समय पर अपना अलग अलग होती है तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है। मतलब कह रहा है कि पौधों में जो है ना जो निष्क्रिय पत्तियाँ है, जो मतलब जैसे हम लोग में जो है जो पुराना चमड़ा होता है धीरे धीरे क्या होता है, उधड़ने लगता है ना, झड़ जाता है, और नया चमड़ा का जो है विकास होने लगता है। उसी प्रकार जो है ना पत्तियों पेड़ पौधा में जो है जो क्या होता है, निष्क्रिय यानी खराब जो है ना अपशिष्ट जो है ना पत्तियाँ जो है धीरे धीरे क्या होता है, झड़ के निकलने लगता है। ओके, चलो, और साथ में चौथा देखो, पादप में अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। आगे देखो, पांचवा कह रहा है, पादप में अपशिष्ट पदार्थ अपने आसपास के मृदा को उत्सर्जित करते हैं। छठा कह रहा है, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकाओं के रिक्तिका में संचित रहते हैं। चलो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो मूत्र जो है ना किस प्रकार बनता है, ये सारा जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझा देते हैं। इसमें चित्र फित्र नहीं बनाना है, जहाँ चित्र बनाना है जैसे नेफ्रॉन का चित्र बना था, विक्राणु का था, हम उसको बता दिए हैं, उसका जो है ना चित्र के द्वारा दर्शा दिए हैं। ओके जी बच्चों, यहाँ पर मूत्र बनने का जो है ना नियमन किस प्रकार होता है। तो देखो, सबसे पहले बात है जल की मात्रा का पूर्व अवशोषण। शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल मात्रा को जो है ना त्वचा त्वचा जो है ना कहाँ गया जल के पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा कितना विलय की
विलय उत्सर्जित करना पर निर्भर करती है। ये हटाओ, सीधी सी बात हम यहाँ करते हैं। माने आपके शरीर में जो है ना कितना मात्रा चाहिए जल की और कितना उत्सर्जित करना है, ये बात कर रहा है। तो ये निर्भर करता है आपके मूत्र बनने पर, ठीक है। आप कितना जल पी रहे हैं, आपका शरीर से जल जो है बाहर कितना निकल रहा है, इसी के आधार पर जो है ना मूत्र बनने का नियमन होता है। तो ये जो है एक हो गया। और उसके बाद दूसरा का क्या है, जैसे गर्मी के दिनों में अत्यधिक शरीर पर से निकल रहे लवण निष्कासित होते हैं। इसका कहने का मतलब सीधी सीधी भाषा में समझो कि आप पानी पी रहे हैं, पानी आपके शरीर से कितना निकल रहा है उसी हिसाब से आपका मूत्र का भी निर्माण होगा। जैसे गर्मी के दिन में देखते हैं कि हम लोग पानी पीते हैं और ये जो है ना हमारा शरीर से क्या होता है, अवशोषित होकर वायुमंडल में चल जाता है, तो हम लोग को उस समय जो है ना क्या होता है, कम पेशाब लगता है। लेकिन वही देखिए ठंडी के दिनों में क्या होता है, पानी पीते हैं थोड़ा सा और हमारे शरीर से अवशोषित नहीं हो पाता है जल, तब तिले तिले जो है ना क्या होता है, आप लोग को पेशाब लगता है ना जी बच्चों। तो ये आपके वायुमंडल पर भी निर्भर रखता है और साथ में जो है आपके जो है ना पानी पीने की क्षमता पर भी निर्भर रखता है। अगला देखो, मूत्र निर्माण में नियंत्रण रक्त के ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखता है। ऑस्मोटिक जो है ना, एक ऑस्मोटिक जो है ना क्या है, मूत्र को नियंत्रण करने में क्या होता है, ये सहायक होता है। ओके जी बच्चों। अब देखो ये जो है किताब के अंदर के प्रश्न था। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना किताब के बाहर के प्रश्न यानी पाठ्य पुस्तक के हल पढ़ेंगे। ओके जी बच्चों। देखो पाठ्य पुस्तक के हल 1 नंबर क्या कर रहा है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। तो वृक्क क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकलता है। चलो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है ना जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। अगला देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी के लिए मतलब पेड़ पौधा के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सब भी हो जाएगा। चलो, पायरुवेट के विखंडन में, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलो आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। तो हमारे शरीर, हमारे जो है ना शरीर में वसा का कहीं पाचन होता है तो वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा वरी गोलिकाओं के रूप में होता है जिसे एंजाइम कार्य मुश्किल हो जाता है। क्षुद्रांत मतलब कथी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वसा का क्या होता है, छोटी आंत में पाचन होता है। और यहाँ पे जो है ना क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलियों में क्या करता है, खंडित कर देता है। एंजाइम क्रियाशीलता बढ़ जाती है और यह इमल्सीकृत कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, इमल्सीकृत। अब देखो, पित्त रस का अम्लीय माध्यम में क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय के स्रावित लाइपेज नामक एंजाइम क्रियाशील हो सके। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा और अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद पाचित वसा अंत में आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। बात समझ रहे हो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखो भोजन की पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होता है। लार जो है ना एमिलेस एंजाइम होता है जो मंड स्टार जटिल अणुओं को जो है ना छोटा छोटा शर्करा में खंडित करने में कार्य करता है। ओके, अगला इसमें मौजूद लाइसोजाइम जो है ना हानिकारक कीटाणु को नष्ट करने में कार्य करता है। कौन, तो लार। ओके, जो लेर कहते हैं भोजपुरी भाषा में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कौन कौन से उपोत्पाद क्या है, तो इसमें जो है उप उत्पाद के रूप में देखा जाए तो क्लोरोफिल हो सकता है ना जी बच्चों, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है वायुमंडल से, मतलब कहाँ से मिलता है इसका बात कर रहा है। तो क्लोरोफिल तो हमको क्लोरोप्लास्ट से मिल सकता है, पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उससे मिल जाएगा। सूर्य के प्रकाश से जो है क्या मिलेगा, हमको ऊर्जा मिल जाएगा यानी रोशनी मिल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको वायुमंडल से मिल जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो है ना ये आपका जो है पूरी तरह से संरचना है। CO2 मिल गया, H2O मिल गया, क्लोरोफिल है ही, सूर्य के प्रकाश है, ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और यह जल मिल गया। ठीक है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में
अंतर और जीवों के नाम भी लिखना है। तो देखो वायुवीय श्वसन होता है वायु की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन होता है वायु की अनुपस्थिति में। वायु श्वसन में जो है ना ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित होता है, लेकिन इसमें जो है विखंडित नहीं हो पाता है। वायुवीय श्वसन में जो है ना अंतिम उत्पाद में CO2 और जल बनता है, लेकिन इसमें जो है ना ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें जो है ना एक जो है ना एथेनॉल बनता है, तो दूसरा का जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लेकिन इसमें एथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलो इसमें जो है ना काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी 38 ATP के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जो है ना 2 ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें जो है ना वायुवीय श्वसन के अंतर्गत जो है ना जीव आता है, जैसे पेड़ पौधा हो सकता है, जंतु, मानव, हिरन, पक्षी, ये सब हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना ईस्ट और फीता कृमि होता है। फीता कृमि का मतलब समझते हो, जो पेट में जो है तुम लोग को एथी हो जाता है कीड़ा, ये उजला उजला कीड़ा, उसको कहते हैं फीता कृमि। और गोल कृमि किसे कहते हैं, तो जो गोला गोला घोंघड़ होता है ऐसे ऐसे जो है ना जिसको चीपू जैसा हो जाता है उसको गोल कृमि कहते हैं। ओके चलो 9वां देखो क्वेश्चन कर रहा है, गैस का अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है। तो गैस के विनिमय के लिए कूपिकाएँ बहुत जो है ना महत्वपूर्ण जो है अभिकल्पित है। ये जो है ना ऑक्सीजन को जो है ना लेकर हमारे शरीर तक क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, तो वह कूपिकाएँ ही हैं। और रुधिर में विलय CO2 की कूपिकाओं को छोड़ने के लिए लाता है तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। कौन, तो ये कूपिकाएँ। अक्सर देखना प्लाज्मा अवस्था में जो है ना प्लाज्मा के रूप में जो है ना विलय होकर जो है CO2 बाहर निकलता है। बात समझ रहे हो। हाँ, हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ले जाता ही है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन करा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम है। तो देखो अगर हमारे शरीर में जो है ना हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा ना, तो हाँ उससे जो है ना ऊर्जा निर्मित होना कम हो जाएगा और थकान महसूस होगा और हमारी जो है ना श्वास गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग हो भी हो सकता है। कथी हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चलो मनुष्य में दोहरा परितंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। देखो मनुष्य में अगर दोहरा परितंत्र नहीं रहेगा तो जो शुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त में मिल जाएगा, अशुद्ध रक्त जो है क्या होगा, शुद्ध रक्त में मिल जाएगा। इस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र होना जरूरी है, यानी ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर एक में मिल जाएगा। इसीलिए जो है ना प्रकृति क्या किया है, एक जो है हम लोग को दिल को जो है ना 4 भागों में बांट दिया है, दया अलिंद, बया अलिंद, दाया निलय, बया निलय, यानी 4 कोष्ठकों में बांट दिया है। और चारों कोष्ठक में जो है ना ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को जो है ना लाने जाने का प्रक्रिया करता है। जैसे हम लोग को सीरा पढ़े हैं और धमनी पढ़े, तो धमनी क्या करता है, धमनी जो है ना अच्छे खून को पूरे शरीर तक ले जाता है और सीरा पूरे खराब खून को हमारे जो है ना ये हृदय तक लाता है। ओके हार्ट तक लाता है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन कैसे होता है। तो जाइलम में जो है ना क्या होता है, ऊपरी मुखा में मतलब जाइलम ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ये जो है ना फ्लोएम दोनों की ओर जाता है, यानी द्विदिशीय है, ये एक दिशीय है। इसमें जल का वहन होता है लेकिन इसमें पदार्थ का वहन होता है। इसमें जो है ना ATP ऊर्जा का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, इसमें वाष्प उत्सर्जन के द्वारा होता है। देखो जाइलम ऊतक पदार्थों का परिवहन मृत होता है, लेकिन इसमें कहेगा जाइलम का जो है ना ऊतक कैसा होता है, तब मृत ऊतक होता है। क्या होता है, मृत होता है, लेकिन इसमें चालनी नालिकाओं के जैसा होता है। ओके चलो आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फुसफुस कुपिकाओं तथा वृकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कर। तो ये सारे चीज़ जो है ना इसका वृकाणु का बात कर रहे हैं, तो इसको हम बता चुके हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर इसका अंतर देखना है तो ये अंतर आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। ओके इसका जो है ना पूरा हम डिटेल दिए हैं, ठीक है। वृकाणु का जो है ना पूरे तरह से जो है हम डिटेल दे दिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और फटाफट जो है ना पढ़िए। ओके अब जो है ना हम लोग क्लियर करेंगे भारतीय भवन के जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे पूरी तरह से